नमस्कार दोस्तों, हमारे आजे नॉवल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियाँ, बेहतरीन नॉवेल्स और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनें। हम मार्शल असुरा गॉड शुरू करते हैं। गड़गड़ाहट। लड़ाई जारी रही और रुद्र ने अकेले ही ओरिजिन क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों का सामना किया। हालांकि उसे कोई विशेष लाभ नहीं था, लेकिन वह किसी भी तरह से नुकसान में भी नहीं था। भीड़ के सामने एक अभूतपूर्व चमत्कार घट रहा था। रुद्रवंश के सभी सदस्य बेसब्री से आशा कर रहे थे कि रुद्र जीत जाए। जीत न केवल उन्हें इस विपत्ति से बचाएगी, बल्कि रुद्रवंश के लिए एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान करेगी। चमत्कार कर सकने वाले उस युवक के साथ उन्हें पता था कि उनका रुद्रवंश अब साधारण नहीं रहेगा। कम से कम वे उस छोटे से झुके हुए पहाड़ी कस्बे में सिमटकर नहीं रहेंगे। बस अचानक कई बिजली के सांप एक दूसरे पर ढेर हो गए और तेजी से आगे बढ़े। यह एक लंबे बिजली के चाबुक की तरह था और इसने तीनों कुल गुरुओं के सभी मार्शल कौशल को बिखेर दिया, जिससे वे लगातार पीछे धकेल दिए गए। लड़के, घमंड करने की सोच भी मत। एक ही हमले से चकनाचूर होकर तीनों कुल गुरुओं ने एक साथ पलटवार किया। उन्होंने और भी अधिक शक्तिशाली मूल शक्ति का निर्माण किया और भी अधिक शक्तिशाली युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और रुद्र पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि परिवार के मुखियाओं के हमले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, रुद्र की बिजली के सामने वे व्यर्थ थे और रुद्र को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्या ये लड़का सचमुच इंसान है? क्या उसके शरीर में असीम आध्यात्मिक ऊर्जा है? जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि उसने 5वें दर्जे की मार्शल कला का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि उसने रहस्यमयी तकनीकों का भी प्रशिक्षण लिया है। उसके शरीर में पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा होना स्वाभाविक है। हालांकि 5वें दर्जे की मार्शल कला में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। उसकी साधना के स्तर पर वह इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकता। बिल्कुल सही। भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी प्रबल हो जाए, एक समय ऐसा आएगा जब वह कमजोर पड़ जाएगी। वह हमसे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी हार निश्चित है। तीनों कुलगुरुओं ने चुपचाप आपस में बात की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्पत्ति शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा में आकाश और पृथ्वी का अंतर कहा जा सकता है। इसलिए भले ही रुद्र अपनी 5वीं रैंक की मार्शल कला का उपयोग करके अस्थायी रूप से उनका मुकाबला करने में सक्षम हो, लेकिन उन्हें लगता था कि रुद्र की आध्यात्मिक ऊर्जा देर सवेर समाप्त हो जाएगी। जब वह समय आएगा तो स्वाभाविक रूप से वे रुद्र पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वूश! लेकिन ठीक उसी समय रुद्र के पैरों के नीचे तेज हवा चलने लगी और वह पल भर में गायब हो गया। जब रुद्र दोबारा प्रकट हुआ तो वह माहेश्वरी परिवार के मुखिया के पीछे था। एक धारदार हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। पूफ! सब कुछ बहुत तेजी से और अचानक हुआ। उन्होंने केवल रुद्र का हाथ देखा जो बिजली से लथपथ होकर दरांती की तरह चल रहा था। खून बह निकला और माहेश्वरी परिवार के मुखिया के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही उनका सिर उनके चेहरे पर उस गर्व भरी मुस्कान के साथ नीचे गिर गया। बुजुर्गों, मुझसे लड़ते समय लापरवाही मत बरतो। माहेश्वरी परिवार के मुखिया को एक ही वार में मार गिराते हुए रुद्र के होठों के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान थी। वह आगे बढ़ा और फिर से तेज हवा उत्पन्न करके गायब हो गया। ये लड़का बहुत तेज है, सावधान रहो। ये देखकर परिवार के शेष 2 मुखियाओं ने भौहें चढ़ा ली और जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वे पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए और सख्ती से बचाव करने लगे। वूश! ठीक उसी समय रुद्र अचानक प्रकट हुआ। उसकी भुजा अचानक चमकी और उसके हाथ में मौजूद बिजली अचानक बाहर निकली और एक बिजली की तलवार में बदल गई। उसने दोनों लोगों की पीठ पर वार किया। लड़के, हमें कम मत समझो। दोनों कुलपिताओं ने एक साथ अपनी शक्तिशाली विधियों का प्रयोग करते हुए रुद्र के हमले को रोका। फुफकार! लेकिन उन्होंने केवल रुद्र को हल्की सी मुस्कान देते हुए देखा। बिजली की तलवार के वार करने से पहले ही उसका शरीर एक बार फिर गायब हो गया और वह वाघेला परिवार के मुखिया के पीछे पहुंच गया। सावधान! जितेंद्र सिंह ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और जल्दी से चिल्लाकर कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र ने हमला कर दिया था और बिजली तेजी से गुजर गई। एक झटके में वाघेला परिवार के मुखिया भी हवा में उड़ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। रुद्र द्वारा पलक झपकते ही मारे गए। 2 लोगों को देखकर जितेंद्र सिंह के चेहरे पर जो क्रोध था वह गायब हो गया। उसकी जगह भय ने ले ली। मृत्यु के खतरे के तहत उन्हें अंततः डर का अनुभव हुआ। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया। वह ये था कि जब वे रुद्र से लड़ेंगे तो जीत की कोई संभावना नहीं होगी। शुरू से ही वह युवक उनसे सचमुच कभी नहीं लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उनके साथ खेल रहा हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों को जानते हुए जितेंद्र सिंह ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने रुद्र पर अपना सबसे भयंकर हमला किया।
हालांकि रुद्र की नज़र में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हमले भी उसके लिए बेकार थे। उसकी शाही आकाश तकनीक के सामने, उस असीम गति के सामने, ओरिजिन क्षेत्र के प्रथम स्तर की शक्ति भी वास्तव में पर्याप्त नहीं थी। झटके से रुद्र का शरीर तेजी से आगे बढ़ा और एक दानव की तरह उसके पीछे आ पहुंचा। हाथ के एक इशारे से ही उसने आसानी से जितेंद्र सिंह को मार डाला। इसके साथ ही उत्पत्ति क्षेत्र के तीनों विशेषज्ञ रुद्र के हाथों मारे गए। उनकी मृत्यु भी उनके परिवार की तरह ही हुई। उनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए। टिल्ड। उस पल रुद्रवंश के सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली। रुद्र का प्रदर्शन इतना अप्रत्याशित था और वह कल्पना से परे शक्तिशाली था। उस क्षण कोई जयकार नहीं कर रहा था, बस सन्नाटा छाया हुआ था। इतना सन्नाटा कि सांसों की आवाज के अलावा केवल दिलों की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। उनके दिल जो भावनाओं से भरे हुए थे। एक युवक जो आत्मा जगत के केवल 7वें स्तर पर था, वह उत्पत्ति जगत के पहले स्तर पर मौजूद 3 लोगों को मार सकता था। एक युवक जिसकी उम्र केवल 15 वर्ष थी, लेकिन वह पहले ही नीलेश स्कूल का एक प्रमुख शिष्य बन चुका था और रैंक 5 कौशल का उपयोग कर सकता था। वह युवक चाहे कहीं भी जाए प्रतिभावान कहलाएगा। वह प्रतिभावान व्यक्ति रुद्रवंश से था। रुद्रवंश का हर सदस्य जानता था कि न केवल उनकी जान बच गई, बल्कि उस युवक की इच्छाशक्ति के चलते उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। भीषण युद्ध का अंत होते ही रुद्रवंश ने लीनिंग माउंटेन टाउन में बिखरे शवों को साफ करना शुरू कर दिया। चाहे रुद्रवंश के सदस्य हों या कस्बे के नागरिक, सभी को सम्मानपूर्वक दफनाया गया। हालांकि वाघेला, जितेंद्र सिंह और माहेश्वरी परिवार के मुखियाओं को लीनिंग माउंटेन टाउन की दीवारों पर लटका दिया गया था। इसे बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारना कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये शक्ति प्रदर्शन था। रुद्रवंश के सम्मेलन कक्ष में, जहां रुद्र को पहले प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, रुद्रवंश के सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। रुद्र तो मुखिया की कुर्सी पर बैठा था। रुद्र, आपके कहे अनुसार पर्वतीय क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों को निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। राजीव की चोटों का इलाज तो हो चुका था, लेकिन रुद्रवंश का यह मुख्य आधार रुद्र को कुछ बातें बता रहा था और उसका रवैया बहुत ही विनम्र था। रुद्र ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने राजीव की तरफ देखा तक नहीं और अपने हाथों में मौजूद किताब को देखता रहा। रुद्र के ऐसे रवैये को देखकर राजीव केवल सूखी हंसी हंस सकता था। रुद्रवंश के अन्य प्रमुख सदस्यों की तो कोई हिम्मत ही नहीं हुई। वे जानते थे कि आज से रुद्रवंश में न तो यशवंत की बात मायने रखेगी और न ही राजीव की, बल्कि रुद्र की बात ही मायने रखेगी। इसका अनुभव या वरिष्ठता से कोई लेना देना नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि रुद्र में ताकत थी। आखिर उसके बिना तो सब मर चुके होते। रुद्र, मुझे आश्चर्य है कि तुमने उन शक्तियों को निमंत्रण क्यों भेजा? अंततः यशवंत बोला। आज केवल वही, उसका पालक पिता, रुद्र से इस तरह बात करने का साहस कर रहा था। यशवंत की बातें सुनकर रुद्र ने अपने हाथों में पकड़ी किताब बंद कर दी, सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सभी शक्तियों को एकजुट करने का समय आ गया है। रुद्रवंश की बैठक समाप्त हुई। रुद्र और यशवंत अपने वर्तमान निवास स्थान पर लौट गए। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जब पिता और पुत्र एक कमरे में अकेले थे तो रुद्र ने कुछ पूछने के लिए बोलना शुरू किया। रुद्र, किसी भी बात पर खुलकर बोलने में कोई बुराई नहीं है। यशवंत ने रुद्र की ओर देखा और उसकी निगाहों में प्रेम और गर्व झलक रहा था। रुद्र के प्रदर्शन ने उसे एक के बाद एक चौंका दिया। आज उसने रुद्रवंश की जान भी बचाई और उसके दिल में वह उसका सबसे बड़ा गौरव बन गया था। ये देखकर रुद्र ने बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया और मुस्कुराते हुए वह सवाल पूछा जो वह हमेशा से पूछना चाहता था, पिताजी, मेरे असली माता पिता कौन हैं और उन्होंने मुझे क्यों त्याग दिया? ये रुद्र के मुंह से निकलते ही खुशी से झूम रहा यशवंत पल भर में जम गया और उसके चेहरे पर स्पष्ट बदलाव आ गया। पिताजी, क्या ये कोई अनकही बात है? रुद्र को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कहा न जा सके। बस बात यह है कि रुद्र, तुम्हारे माता पिता के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है। यशवंत ने समझाते हुए रूखी मुस्कान दी। तुम्हें भी नहीं पता? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने ही मुझे उठाया हो? रुद्र थोड़ा घबरा गया। जब रुद्र की मुलाकात उस भिखारी से हुई जो अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी हद तक पागल भी था, तब उसे लगा कि उसका वंश साधारण नहीं रहा होगा। इसलिए उसने बेसब्री से यशवंत से वह सवाल पूछा। हालांकि अगर यशवंत ने सचमुच उसे कहीं से उठाया था तो इसका मतलब था कि सारे सुराग मिट गए थे और उसके पास यशवंत से अपने माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे किसी ने आपकी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा था, यशवंत ने समझाया, लेकिन उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि मामला इतना सरल नहीं था। किसी ने सौंपा था? किसने सौंपा था? और आपको कैसे पता कि वह व्यक्ति मेरे माता पिता नहीं थे? रुद्र ने अधीरता से पूछा। रुद्र की बेचैनी देखकर यशवंत का चेहरा लगातार बदलता रहा, मानो वह अंदर ही अंदर किसी कश्मकश से गुजर रहा हो। अंत में उसने आह भरी और कहा, अरे, चूंकि आप इतना जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ।
इस कहानी की शुरुआत 15 साल पहले से होनी चाहिए। उस साल मैं रुद्रवंश के कुछ नौकरों को लेकर एक दूर जगह पर गया था। रास्ते में हम एक पहाड़ पर स्थित जंगल से गुजरे। पहाड़ी जंगल में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वह आदमी एक बच्चे को गोद में लिए हुए था और उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा उपनाम रुद्र है या नहीं। क्योंकि हम कुछ सामान की सुरक्षा कर रहे थे और उस व्यक्ति के कपड़े काफ़ी संदिग्ध थे, इसलिए मैंने उसका सामना नहीं किया और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस आदमी के हिले डुले बिना ही 2 लोग विस्फोट में मारे गए और खून के एक तालाब में बदल गए। उस समय हम बेहद भयभीत थे। हम पहले तो मुड़कर भागना चाहते थे, लेकिन यह व्यर्थ था। एक निराकार आभा ने हम सभी को जकड़ लिया था और हम हिल भी नहीं पा रहे थे। क्या आपका उपनाम रुद्र है? उस व्यक्ति ने मुझसे दोबारा पूछा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे रुद्रवंश के नौकरों को मारने और हमें बांधने वाला व्यक्ति संभवतः वही रहा होगा। हालांकि उस समय इतने शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर मैं पहले से ही भय से भर गया था। मैं उसके प्रश्न पर ध्यान कैसे दे सकता था? मैं बस उसे निसंकोच देखता रहा। तभी अचानक मैंने आश्चर्य से देखा कि उसकी आंखों में 2 लपटें दिखाई दीं। उसी समय हम जो भी सामान ला रहे थे वह सब आग की चपेट में आ गया। यहाँ तक कि गाड़ी और घोड़े भी पल भर में राख हो गए। उस क्षण उसने पहले ही अधीरता दिखा दी थी। मैं उसके द्वारा उत्सर्जित की जा रही हत्या की मंशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह मेरे जीवन में अब तक महसूस की गई सबसे भयानक हत्या की मंशा थी। ऐसा लग रहा था मानो वह नरक से आया हो। तो उस पल मुझे लगा कि मैं निस्संदेह मर चुका हूँ। हालांकि उसने मुझ पर हमला नहीं किया। उसने केवल बात की और आखिरी बार पूछा कि क्या मेरा उपनाम रुद्र है या नहीं। उस समय मैंने जरा भी संकोच नहीं किया। मैंने तुरंत उनके सवाल का जवाब दिया और यहाँ तक कि मैंने अपने परिवार की परिस्थितियों और रुद्रवंश के ठिकाने के बारे में भी बताया। इस बात पर यशवंत बेहद दोषी महसूस कर रहा था। रुद्र समझ गया कि क्यों। जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय वह मृत्यु से भयभीत था और उसने रुद्रवंश से जुड़ी हर चीज़ के हवाले कर दी थी। आखिरकार अगर उस व्यक्ति की रुद्रवंश से दुश्मनी होती तो यशवंत के शब्दों ने रुद्रवंश को पूरी तरह से धोखा दे दिया होता और रुद्रवंश के सभी सदस्य मौत से नहीं बच पाते। हालांकि चूंकि रुद्रवंश अभी भी जीवित था, इसका मतलब यह था कि उस व्यक्ति का कोई और मकसद रहा होगा। पिताजी, अब आगे क्या होगा? रुद्र सचमुच अंत जानना चाहता था। उसके बाद उसने मेरे साथ आए सभी नौकरों को मार डाला और मुझे अकेला छोड़ दिया। उसने उस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया और वह बच्चा तुम थे। तुम्हें ले जाने के बाद उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा अच्छे से पालन पोषण करूं और तुम्हें अपना मानूं। हालांकि तुम्हारा नाम तय करने का अधिकार मुझे नहीं था। तुम्हारा नाम रुद्र ही होना था। उस क्षण रुद्र को गहरा सदमा लगा। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह बच्चा वही है, फिर भी उसका दिल बुरी तरह हिल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नाम यशवंत ने नहीं बल्कि किसी और ने तय किया होगा। जब रुद्र ने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसने यशवंत से वही सवाल 3 बार पूछा था, तो उसे यह अनुमान लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि उसके जैविक पिता का उपनाम भी रुद्र ही होगा। जहां तक उसे यशवंत के हवाले करने की बात है, तो यह संभव है कि वह व्यक्ति नहीं चाहता था कि रुद्र अपना उपनाम बदले। उस समय मैं मना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? स्वाभाविक रूप से मैंने उससे वादा कर लिया। हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें रखीं। पहली शर्त यह थी कि मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती कि तुम कहाँ से आए हो और न ही यह कह सकती हूँ कि तुम मेरे अपने बेटे हो। मुझे शुरू से ही तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरे गोद लिए हुए बेटे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और तुम्हें स्वस्थ रूप से बड़ा होने देना होगा। यदि इनमें से किसी भी मान का उल्लंघन किया गया तो इसका एक ही परिणाम होगा। वह पूरे रुद्रवंश का सफाया कर देगा और कुछ भी नहीं छोड़ेगा। यशवंत ने सच कहा और अंततः रुद्र को पता चल गया कि यशवंत ने कभी भी रुद्र के वंश के बारे में क्यों नहीं पूछा और रुद्र के पूछने पर यशवंत इतना असहज या भयभीत क्यों हो जाता था। इसका कारण ये था कि कोई न कोई उसे लगातार धमकाता रहता था। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि उस पुरुष का नाम क्या था और क्या उसके शरीर पर कोई विशेष निशान थे? रुद्र ने गंभीरता से पूछा, क्योंकि मन ही मन उसके पास इसका जवाब पहले से ही मौजूद था। उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसके माथे पर वाकई एक अजीब सा जन्मचिन्ह था। वह लौ जैसा था और बेहद विचित्र था। यशवंत ने जवाब दिया। उस क्षण रुद्र काफी शांत था, क्योंकि यह उसके अनुमान से काफी मिलता जुलता था। उसका वंश वास्तव में उस दिन के भिखारी से संबंधित था। पिताजी, क्या उसने उसके बाद कुछ कहा? क्या उसने मेरे माता पिता का जिक्र किया? कुछ नहीं। उसने मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि वह मेरे पिता हो ही नहीं सकते? ये शब्द सुनकर यशवंत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोला, तुम्हें मेरे हवाले करने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से एक भारी बोझ हट गया हो। वह एकदम बदल गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मुझे आज भी वो पागलपन भरे शब्द अच्छी तरह याद हैं जो उसने उस दिन कहे थे। उसने क्या कहा? रुद्र इंतजार नहीं कर पा रहा था।
उसने आकाश की ओर चिल्लाते हुए कहा, तुमने देख लिया ना, मैंने पहले ही वह सब कर दिया है जो तुमने मुझे करने को कहा था। क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। यशवंत ने उस वर्ष के दृश्य का सजीव और रंगीन वर्णन किया। उनके चेहरे पर अब भी विस्मय का भाव था, मानो वह दृश्य उनकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गया हो। रुद्र को यह भी पता चल गया था कि उस दिन जो कुछ हुआ था उसका यशवंत पर बहुत गहरा असर पड़ा था। कम से कम उसके दिल में एक अमिट छाप रह गई थी। यशवंत को उस हालत में देखकर रुद्र भी गहरी सोच में डूब गया। वह जानता था कि यशवंत की बात सही थी। वह पागल आदमी उसका पिता नहीं होना चाहिए था, वरना वह ऐसे अजीबोगरीब और पागलपन भरे शब्द न कहता। लेकिन समझदार व्यक्ति यह समझ सकता था कि उस पागल आदमी को रुद्र को यशवंत के हवाले करने का काम सौंपा जाना चाहिए था। ये भी कहा जा सकता है कि उसे किसी ने मजबूर किया था। वह उस व्यक्ति से बेहद डरा हुआ था जिसने उसे मजबूर किया था, और वह व्यक्ति संभवतः रुद्र का परिवार ही था। लेकिन वह आदमी पहले से ही अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था। वह व्यक्ति कितना ताकतवर होगा जो उस आदमी को मजबूर कर सके और उसे इतना डरा सके? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे माता पिता कौन हैं? उन्होंने मुझे दूसरों के हवाले करने की क्या ज़रूरत महसूस की? उस पल रुद्र के दिल में यही सबसे बड़े सवाल उठ रहे थे। जैसे जैसे वह और ज़्यादा समझने लगा, उसे अपनी पहचान का महत्व समझ में आने लगा। ज़रूर इसके पीछे कोई राज छिपा हुआ था। पिताजी, अब आगे क्या हुआ? क्या उस व्यक्ति ने आपसे कुछ और कहा? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। उसके बाद वह गायब हो गया। मैंने नहीं देखा कि वह कैसे गया। अगर मैं तुम्हें गोद में न लिए होता तो मुझे वाकई शक होता कि वह आया भी था या नहीं। लेकिन तथ्यों ने मुझे बताया कि सब कुछ सच था। जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हें रुद्रवंश के पास वापस ले आया। क्योंकि सामान जल गया था और मेरे आदमी मारे गए थे, इसलिए मैं सच नहीं बोल सका। तब मुझे झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था और मैंने कहा कि मैंने तुम्हें रास्ते में उठा लिया था। लेकिन जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद परिवार ने तुम्हें पालने पोसने के मेरे फैसले को मंजूरी नहीं दी और उन्हें लगा कि तुम उनके लिए बदकिस्मती हो। लेकिन आज मुझे यकीन है कि कोई भी आपको मनहूस नहीं समझेगा, क्योंकि आपने पूरे रुद्रवंश को बचा लिया। बस सच बताने के बाद मुझे हैरानी है कि क्या वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा। ये कहते हुए यशवंत के चेहरे पर चिंता और भी बढ़ गई। आखिरकार उस व्यक्ति की ताकत वाकई बहुत भयानक थी। यशवंत को यह भी नहीं पता था कि जब उसने ये सब कहा तो वह व्यक्ति सुन भी पाया या नहीं। उसे हमेशा यही महसूस होता था कि वह खतरे में है और वह व्यक्ति कभी भी प्रकट हो सकता है। लेकिन रुद्र के पूछे जाने पर वह सच को छुपाए बिना नहीं रह सका और न ही रुद्र से कुछ छिपा सका, क्योंकि अब तक जो सच्चाई जानता था उसे यह बात अच्छी तरह से पता थी कि रुद्र की असाधारण प्रतिभा जन्म से ही उसमें निहित थी। आखिरकार उसका वंश तो किंवदंतियों के रंगों से भरा हुआ था। पिताजी, चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति शायद उलझन में होगा। मुझे लगता है कि वह उन चीज़ों को भूल चुका है जो उसने आपको सौंपी थी, इसलिए उसे कोई परेशानी मोल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर वह लौट भी आता है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। चूंकि उसने मुझे तुम्हारे हवाले किया है, इसलिए वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रुद्र प्राचीन शहर के उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका। उसे सचमुच लगा कि वह व्यक्ति पागल हो चुका है। इसी वजह से रुद्र की जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे पागल कर दिया? क्या इसके पीछे उसके माता पिता का हाथ था? खैर, रुद्र के मन में पहले से ही कई सवाल उठ रहे थे और इससे वह थोड़ा उलझन में था। उन सवालों से प्रेरित रुद्र सच्चाई जानना चाहता था। वह कहाँ से आया था? उसके माता पिता कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके माता पिता ने उसे दूसरों के भरोसे क्यों छोड़ा? उस साल क्या हुआ था? रुद्र इन सवालों के जवाब सबसे ज्यादा जानना चाहता था। हाँ, यह अच्छा होगा। लेकिन रुद्र, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरी शान रहोगी। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी असाधारण प्रतिभा का मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये सब अपने माता पिता से मिला है। फिर भी मेरे दिल में तुम अब भी मेरे बेटे हो। अचानक यशवंत को ऐसा लगा जैसे उसे राहत मिली हो, मानो जीवन और मृत्यु का कोई महत्व ही न हो। उसके लिए रुद्र जैसा पुत्र होना ही काफी था। पिताजी, ऐसा मत कहिए। अगर आप न होते तो मैं भूख से मर चुका होता। मैं आज यहाँ कैसे होता? दूसरे चाहे कुछ भी कहें, मेरे दिल में आप ही मेरे पिता हैं। एक सच्चे पिता। रुद्र के सारे शब्द दिल से निकले थे। अगर उस साल यशवंत ने उसे सहारा न दिया होता तो शायद दूसरे लोग इतने भावुक न होते। अगर वह उस पागल आदमी का साथ देता तो शायद किसी जल्दबाजी में उसकी जान ही चली जाती। इसलिए रुद्र वास्तव में यशवंत का आभारी था और उसके प्रति उसके मन में गहरा स्नेह था। भले ही उसके मन में अपने जैविक माता पिता के लिए तड़प थी। इन सभी वर्षों की भावनाओं ने रुद्र को यह महसूस कराया कि यशवंत ही उसके जैविक पिता हैं, क्योंकि अब तक जिस व्यक्ति ने उसे पारिवारिक प्रेम का अनुभव कराया, जिस व्यक्ति ने उसे पिता तुल्य प्रेम का अनुभव कराया, वह कोई और नहीं बल्कि यशवंत ही थे। हालांकि रुद्र ने अपने जैविक माता पिता को अब दोष नहीं दिया।
उसे लगा कि यह शायद कोई ऐसी बात थी जिसे कहा नहीं जा सकता था, वरना वे उसे दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ते और यहाँ तक कि धमकियां भी देते। इस समय यशवंत अत्यधिक भावुक होकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रुद्र के शब्दों से सचमुच बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें महसूस होता था कि इतने वर्षों तक एक पिता के रूप में उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। उन्होंने वाकई रुद्र को कई तरह की तकलीफें दीं, और अगर उस पागल आदमी की धमकियां न होती तो शायद उन्होंने रुद्र का पालन पोषण भी न किया होता। पिताजी, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। रुद्र ने अपने कॉस्मोस थैले से आध्यात्मिक मोतियों का एक गुच्छा निकाला और यशवंत को दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें लगभग 100 मोती हों। रुद्र, ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकता। उन सुनहरे और चमकदार आध्यात्मिक मोतियों को देखकर यशवंत बेहद हैरान रह गया। वह अचंभित होकर अपनी आंखें और मुंह चौड़ाकर बैठा। हालांकि उसने रुद्र का ब्रह्मांडीय थैला खोज लिया था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस थैले में इतने सारे आध्यात्मिक मोती होंगे। ये जानकर कि इतनी सारी आध्यात्मिक मालाएं रुद्रवंश की अपार संपत्ति थीं और रुद्र वह सब उसे दे रहा था, स्वाभाविक रूप से उसके लिए इसे स्वीकार करना असंभव था। रुद्र, इस समय तुम साधना के महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ ये आध्यात्मिक मन के तुम्हें मूल क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। यशवंत ने हर कीमत पर उनसे बचने की कोशिश शुरू कर दी। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, मेरे पास अभी भी आध्यात्मिक मालाएं हैं, इन्हें ले लीजिए। 2 दिन में इस पर्वतीय क्षेत्र की सारी शक्तियां आमंत्रण से एकत्रित होंगी। उस समय मुझे यकीन है कि कुछ संघर्ष अवश्य होंगे। दादाजी इस समय बुरी तरह घायल हैं और सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर आ जाएगा। इसलिए तुम्हें 2 दिनों के भीतर उत्पत्ति लोक में प्रवेश करना होगा, अन्यथा उन शक्तियों के लिए हमारे प्रति निष्ठा स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 दिनों में उत्पत्ति लोक में प्रवेश। यशवंत का दिल घबरा गया। हालांकि वह शब्दों से उन्हें दूर धकेल रहा था, लेकिन दिल ही दिल में वह वास्तव में उत्पत्ति लोक में प्रवेश करना चाहता था। रुद्र के हाथों में इतनी सारी आध्यात्मिक मालाएं देखकर शायद वह सचमुच सफल हो जाए। उन्हें ले जाओ। रुद्र के अनुरोध पर यशवंत उन्हें ले जा सका। रुद्र की मदद से उसने आध्यात्मिक मोतियों को परिष्कृत करना शुरू किया और उस विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर होकर अपने स्वप्निल मूल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। उसी समय नीलेश स्कूल के मुख्य क्षेत्र में एक और दृश्य घटित हो रहा था। ललित एक अंधेरे भूमिगत महल में खड़ा था। उसका चेहरा बेहद गुस्से से भरा हुआ था और उसके सामने शिवानी डर से कांपते हुए खड़ी थी। शिवानी को उस हालत में देखकर ललित ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर गंभीरता से पूछा, तुम कह रहे हो कि कोई छुपकर रुद्र की रक्षा कर रहा है, और वह कभी तो गहन विद्या के क्षेत्र का विशेषज्ञ है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से गहन साधना स्तर का था, अन्यथा सौरभ की साधना के स्तर को देखते हुए किसी के द्वारा उसे पल भर में मार देना असंभव होता, खासकर तब जब परिस्थितियां दबाव वाली हों। शिवानी ने भय से कांपते हुए और घबराए हुए चेहरे के साथ कहा। उस दिन जब शिवानी और सौरभ को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो ललित की सजा से बचने के लिए उन्होंने रुद्र का पीछा करना जारी रखने का फैसला किया। रास्ते में आराम करते समय सौरभ शौच के लिए गया। हालांकि कुछ देर बाद ही शिवानी ने एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा तरंग महसूस की और वह ऊर्जा तरंग सौरभ की ओर थी। शिवानी ने पास जाकर सब कुछ सुना, लेकिन उसने पाया कि सौरभ की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। यह अनुज भाइयों की तरह ही था। सतह पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसके अंग पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके थे। ये स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु अत्यधिक दबाव के कारण हुई थी। इसलिए शिवानी ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय वह जितनी जल्दी हो सके वापस भाग गई और ललित को सब कुछ बता दिया। उस समय उसका प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं था जिससे वह निपट सके। ऐसा लगता है कि मैंने रुद्र को कमाका। ललित गहरी सोच में डूबा हुआ था और शिवानी वहीं खड़ी थी, भयभीत निगाहों से उसे घूर रही थी। वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और यह साफ देख रहा था कि वह सचमुच ललित से डरी हुई थी। शिवानी, मैं इस मामले को खुद संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। अचानक ललित ने अपने कॉस्मोस थैले से एक छोटी सफ़ेद जेड की बोतल निकाली और उसे शिवानी को दे दी। धन्यवाद। सफ़ेद जेड की बोतल देखकर शिवानी प्रसन्न हुई और झट से उसे उठा लिया। बिना सोचे समझे उसने बोतल का ढक्कन खोला और सारा तरल एक ही बार में पी गई। शिवानी, क्या इस बार दवा का स्वाद अलग है? ललित पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा हो गया और अजीब निगाहों से शिवानी को घूरने लगा। उसके होंठों के कोने पर एक काली और ठंडी मुस्कान भी थी। इस बार स्वाद थोड़ा मीठा लग रहा है। शिवानी ने अपने होंठ का कोना पोंछा, लेकिन अचानक उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने ललित की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम। ओटिल्ड। देखते ही देखते शिवानी कुछ बोल नहीं पाए। उसका चेहरा पीला से हरा, फिर हरा से बैंगनी हो गया और उसके शरीर से सफ़ेद भाप निकलने लगी। उसने अपना हाथ अपने गले में डाला, मानो उस तरल को बाहर निकालना चाहती हो, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई फल नहीं मिला। अगर तुम सिर्फ नुकसानदेह काम करोगे तो तुम्हें रखने का कोई फायदा नहीं।
दर्द से तड़पते शिवानी को देखकर ललित के चेहरे पर जरा भी सहानुभूति नहीं थी। जब शिवानी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं, तभी उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। जानबूझकर उसे वापस रिपोर्टिंग के लिए भेजना ताकि मुझे कठिनाइयों का पता चले और मुझे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़े। दिलचस्प। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि कौन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है और क्या आप रुद्र की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। ये सोचते हुए ललित एक मेज के सामने गया, कागज निकाला और लिखना शुरू किया। उस पत्र पर उसने लिखा, मेरे स्वामी, मुझे नीलेश स्कूल में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। क्या आप हमारे पूर्वज ललित को इस समस्या को हल करने के लिए भेज सकते हैं। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 2 दिन गुजर गए। ये वह दिन था जब रुद्रवंश ने पर्वतीय क्षेत्र की सभी शक्तियों को आमंत्रित किया था। लीनिंग माउंटेन टाउन के बाहर जितेंद्र सिंह, माहेश्वरी और वाघेला परिवार के सिर अभी भी वहीं लटके हुए थे। एक नज़र में ही वह दृश्य भयावह था। लीनिंग माउंटेन टाउन के भीतर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच विभिन्न स्थानों से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए हर जगह भोज आयोजित किए गए थे। हालांकि सभी लोग खुशी से पी रहे थे और बातें कर रहे थे, उनके चेहरों पर खुशी और मुस्कान थी, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब सा था। आखिरकार रुद्रवंश द्वारा काले लोहे की खान की खुदाई ने पूरे पहाड़ी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। रुद्रवंश और जितेंद्र सिंह, वाघेला और माहेश्वरी परिवार के बीच का संघर्ष भी काफी व्यापक रूप से फैल गया था। रुद्रवंश का 3 परिवारों से लड़ने के बावजूद न हारना और साथ ही तीनों मूल लोगों के मुखियाओं का सिर कलम कर देना ये दर्शाता है कि रुद्रवंश की ताकत पूरे पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक थी। जब रुद्रवंश ने विभिन्न शक्तियों को भोज के लिए निमंत्रण भेजा तो जिनके पास आंखें थीं वे रुद्रवंश की योजना को भांप गए। इसीलिए भले ही सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन असल में वे मन ही मन आने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आने का एकमात्र कारण रुद्रवंश का भय था। राजीव यहाँ क्यों नहीं है? इतने महत्वपूर्ण दिन पर क्या उन्हें इसकी मेजबानी नहीं करनी चाहिए थी? राजीव वाकई बहुत शक्तिशाली है। वह अकेले ही उन तीनों को हरा सकता था, लेकिन चूंकि उसने आज अपना चेहरा नहीं दिखाया है, इसलिए मुझे लगता है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है और उसका सामने आना ठीक नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, मेरा अनुमान भी बिल्कुल यही है। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ यशवंत ही है तो क्या वह इस स्थिति को नियंत्रित कर सकता है? आखिरकार यहाँ आए लोगों में उत्पत्ति क्षेत्र के अस्तित्व तो हैं ही, है ना? मेरा मानना है कि उचित समय आने पर राजीव स्वयं प्रकट होंगे। पूर्ण निश्चितता के बिना रुद्रवंश हर किसी को इस स्थान पर आमंत्रित नहीं करेगा। बात बस इतनी है कि वह युवक कौन है? वह इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे आसीन हो सकता है? जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने यशवंत के बगल में बैठे रुद्र की ओर उंगली उठाई। हालांकि रुद्र का नाम हर जगह जाना पहचाना हो चुका था, फिर भी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ये रुद्रवंश का प्रतिभाशाली सदस्य है, रुद्र। उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वह अब तक एक प्रमुख शिष्य बन चुका होगा। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। तो इसका मतलब है कि नीलेश बैनर सचमुच मौजूद है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। रुद्रवंश का इतना बड़ा आंदोलन होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नीलेश बैनर की सुरक्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी रुद्रवंश को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा शायद न हो। हालांकि वाघेला, जितेंद्र सिंह और माहेश्वरी परिवार की शक्ति को बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी सेन परिवार और जायसवाल परिवार मौजूद हैं। उनकी शक्ति पहले के जितेंद्र सिंह के परिवार से कमजोर नहीं है और आज उन दोनों मूल क्षेत्र के पारिवारिक स्वामी आ चुके हैं। अगर रुद्रवंश सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दूसरों को यह चेतावनी देना चाहता कि वे काले लोहे की खान के बारे में सोचना भी न चाहें तो ये ठीक होता। लेकिन अगर रुद्रवंश पहाड़ी क्षेत्र को एकजुट करके खुद उसका नेतृत्व करना चाहता है तो मुझे डर है कि कई ताकतें इससे सहमत नहीं होंगी। अगर हम सब हाथ मिला लें तो मुझे लगता है कि रुद्रवंश को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोग भोज के उद्देश्य का अनुमान लगा रहे थे और कई शक्तियों को गुप्त रूप से इसकी खबर मिल चुकी थी। यदि रुद्रवंश वास्तव में पर्वतीय श्रृंखला के भीतर की शक्तियों को एकजुट करना चाहता था तो उन्हें हाथ मिलाकर प्रतिरोध करना चाहिए था। पिताजी, अब शुरू करने का समय हो गया है। रुद्र ने यशवंत की ओर एक नज़र डाली। यशवंत खड़ी हुई और ऊंची और स्पष्ट आवाज में बोली, सबसे पहले आप सभी का यहाँ आने और इस भोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जानते होंगे कि 2 दिन पहले मेरे रुद्रवंश पर विपत्ति आई थी। 3 बड़े परिवारों ने मेरे रुद्रवंश को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया क्योंकि वे हमारे परिवार की संपत्ति लूटना चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यद्यपि इस युद्ध में मेरा रुद्रवंश विजयी रहा, फिर भी कस्बे के कई नागरिक घायल हुए और कई परिवारों पर विपत्ति आई। इसने मुझे इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया। पर्वतीय क्षेत्र में अनेक शक्तियां संसाधनों का बंटवारा करती हैं। हम सब मूलतः एक परिवार की तरह हैं, तो हम एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं? अंत में मुझे इसका हल मिल गया। बिना कंपास और सेट स्क्वायर के परिधि नहीं मापी जा सकती।
मुझे लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ नियम होने चाहिए और उन नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। इसके बाद यशवंत ने कुछ तथाकथित नियमों का उल्लेख किया, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य विभिन्न शक्तियों के विकास को सीमित करना था ताकि रुद्रवंश को सबसे अधिक लाभ मिल सके। धड़ाम! अचानक एक जोरदार प्रहार से मेज चकनाचूर हो गई। गोरखनाथ दाढ़ी वाला, सांवले रंग का, 9 फुट लंबा एक विशालकाय व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने यशवंत की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, यशवंत, तुम हमें एकजुट करना चाहते हो? ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास कौन सी नैतिकता और क्षमता है? दाढ़ी वाले उस विशालकाय व्यक्ति का संबंध पीढ़ियों से चले आ रहे एक परिवार से था। उनकी उम्र यशवंत के लगभग बराबर थी और उनमें 9वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति थी। इसलिए यशवंत का सामना करते समय उन्होंने स्वाभाविक रूप से हार नहीं मानी। उस बड़े व्यक्ति की हरकतों को देखकर यशवंत के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। यशवंत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसी समय रुद्र और रुद्रवंश के अन्य सदस्य भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि रुद्रवंश की चाल में वाकई एक जबरदस्त भव्यता झलक रही थी। उनके चलने से आसपास के कई लोगों के दिल कांप उठे, क्योंकि लीनिंग माउंटेन टाउन के बाहर झुके हुए सिर इस बात का सबूत थे कि रुद्रवंश निर्दयी और बेरहम था। हालांकि दूसरों की तुलना में साइडबंद वाला लंबा चौड़ा व्यक्ति निडर था। उसने अपने सामने खड़े यशवंत को घूरते हुए कहा, यशवंत, यदि आपका रुद्रवंश पर्वतीय क्षेत्र को एकजुट करना चाहता है तो आपको एक अधिक योग्य व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। जाओ और राजीव को ढूंढो, अन्यथा तुम वास्तव में हमें एकजुट करने और नेतृत्व करने के योग्य नहीं होगे। धड़ाम! हालांकि जैसे ही उस बड़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, यशवंत ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। एक जोरदार थप्पड़ उस बड़े आदमी के चेहरे पर पड़ा। धमाका! जोरदार टक्कर से वह विशालकाय व्यक्ति दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। हवा में उड़ते ही कुर्सियां और मेजें चकनाचूर हो गईं। आसपास खड़े कई लोग उसकी जोरदार टक्कर से बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन ये फिर भी यशवंत द्वारा खुद को संयमित रखने का ही परिणाम था, अन्यथा यशवंत के थप्पड़ से उसका दिमाग टुकड़े टुकड़े हो सकता था। वह विशालकाय व्यक्ति होश में आया और सदमे से भर गया। उसने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और भय एवं घबराहट से बेहाल होकर चीखने लगा, तुम उत्पत्ति लोक में प्रवेश कर गए। उत्पत्ति लोक! यशवंत उत्पत्ति लोक में प्रवेश कर गया। जब उस महान व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकले तो आसपास मौजूद भीड़ भी बेहद हैरान रह गई। याद करने पर पता चलता है कि यशवंत से निकलने वाली आभा कुछ अलग थी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, यह मूल शक्ति थी। यशवंत सचमुच मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। यशवंत ने उस विशालकाय व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वह उसके सामने जाकर अपना पैर उठाकर लात मार बैठा। एक जोरदार आवाज के साथ उसने उस विशालकाय व्यक्ति का बायां पैर तोड़ दिया। टिल्ड। वह विशालकाय व्यक्ति दर्द से कराह उठा, अपना पैर पकड़ लिया और कराहने लगा। उस विशालकाय व्यक्ति को देखकर, जिसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, यशवंत के चेहरे पर जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उसने केवल ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या अब मैं योग्य हूं? उस दृश्य को देखकर भीड़ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उस समय यशवंत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए खुद को छिपाया नहीं था। निस्संदेह यह उत्पत्ति क्षेत्र का प्रथम स्तर था। यशवंत ने सचमुच उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इसलिए रुद्रवंश के पास पहले से ही उत्पत्ति क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब जितेंद्र सिंह, वाघेला और माहेश्वरी परिवार ने मिलकर काम किया, तब भी वे रुद्रवंश को हरा नहीं सके। रुद्रवंश की ताकत बहुत अधिक है। उस क्षण जिन लोगों ने पहले रुद्रवंश का विरोध करने की इच्छा जताई थी, उन्होंने अपने वे विचार त्याग दिए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रुद्रवंश को कम आंका था। आज रुद्रवंश के पास जो ताकत थी, उसका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कमतर आंक रहा हूं। हालांकि अगर आप ओरिजिन क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर हैं, तो आप अभी भी योग्य नहीं हैं। ठीक उसी समय कहीं से अचानक एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो लकड़ी की तरह दुबला पतला लेकिन लगभग 10 फीट लंबा एक व्यक्ति खड़ा हो गया। वह बूढ़ा आदमी बहुत दुबला पतला और बहुत लंबा था। जब वह वहां खड़ा था तो वह किसी सूखे पेड़ की तरह लग रहा था जो गिरने ही वाला हो। हालांकि उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार थीं, जिसके कारण लोग उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे। ये सेन परिवार के मुखिया हैं। वे सचमुच आ गए हैं। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। पर्वतीय क्षेत्र में वह व्यक्ति राजीव जितना ही प्रसिद्ध था और उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर का विशेषज्ञ भी था। बूढ़े सेन, बोलते समय इतना सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। कम से कम छोटों के लिए थोड़ी इज्जत तो रहने दो। ठीक उसी समय एक और बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। वह भी बहुत दुबला पतला था, लेकिन इसके विपरीत वह बहुत छोटा था। वह बिल्कुल बंदर जैसा दिखता था। हालांकि उसकी कुरूपता को नजरअंदाज करते हुए उसकी आभा साधारण नहीं थी। उसके पास उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना भी थी। जी हाँ, वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। यशवंत ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, क्योंकि बंदर जैसे दिखने वाला वह बूढ़ा व्यक्ति जायसवाल परिवार का मुखिया था।
ये कहा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र में राजीव के अलावा वे दोनों ही वरिष्ठ पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। जायसवाल और सेन परिवार की ताकत वास्तव में जितेंद्र सिंह के परिवार से कम नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वे आमतौर पर गुमनाम रहते थे और चुपचाप अपनी दौलत बनाने वाले लोगों में से थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके संबंध बेहद अच्छे थे। ये स्पष्ट था कि इस बार वे रुद्रवंश के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए थे। यशवंत, जाओ अपने बूढ़े पिता को बुलाओ, तुम हम दोनों के बराबर नहीं हो। जायसवाल परिवार के मुखिया ने यशवंत की ओर हाथ हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंखें नहीं डालीं। ये स्पष्ट था कि वह यशवंत को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। हम बराबर हैं या नहीं, ये तो ताकत पर ही निर्भर करेगा। यशवंत ने ठंडी सांस ली और उन दोनों की ओर दौड़ पड़ा। उस समय मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर मौजूद उस व्यक्ति में बहुत आत्मविश्वास था। अपने स्वस्थ और युवा शरीर के अलावा उसने उन दोनों बूढ़े आदमियों को अपनी नज़रों में नहीं लिया। बड़ी मुश्किल से उत्पत्ति क्षेत्र तक पहुंचने के बाद कितना अफसोस की बात है। जायसवाल परिवार के स्वामी ने आह भरी, आगे बढ़े और यशवंत की ओर दौड़े। देखते ही देखते दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों ने अपनी मूल शक्ति का प्रदर्शन किया। उत्पन्न हुई शक्ति कम नहीं थी और उसके झटके से कई लोग घायल हो गए। चारों ओर की मेजें चकनाचूर हो गईं और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन कुछ देर तक चले युद्धाभ्यास के बाद एक सिद्धांत सिद्ध हो गया। वह ये था कि बूढ़ों से निपटना आसान नहीं होता। यद्यपि यशवंत उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, फिर भी उत्पत्ति शक्ति पर उसका नियंत्रण जायसवाल परिवार के स्वामी से स्पष्ट रूप से कमजोर था। बहुत जल्द ही वह पिछड़ गया। हम सबको एकजुट करने की कोशिश में रुद्रवंश के बेशर्म बयानबाजी। रुद्रवंश को हमारी कोई परवाह नहीं। आज मैं रुद्रवंश को दिखाऊंगा कि हम दादागिरी करने लायक नहीं हैं। सब मिलकर रुद्रवंश का खात्मा करें। अचानक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के कई हिस्सों में विस्फोट हो गया। ये लोग जायसवाल और सेन परिवार के थे और उन्होंने रुद्रवंश पर हमला करते समय कोई संयम नहीं बरता। बिल्कुल सही, हमें अभी ये देखना बाकी है कि क्या रुद्रवंश में हमारा मुखिया बनने की ताकत भी है या नहीं। सब लोग एकजुट हो जाओ और रुद्रवंश को खत्म कर दो। रुद्रवंश की शक्ति को कमजोर होते देख कई शक्तियों ने इसे एक अच्छा अवसर समझा और युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने रुद्रवंश के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। उस क्षण पूरे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला दृश्य यशवंत और जायसवाल परिवार के गुरु के बीच का युद्ध था। लेकिन उस समय जायसवाल परिवार के गुरु के भयंकर हमलों के आगे यशवंत स्पष्ट रूप से लड़ नहीं पा रहा था और उसकी हार के संकेत स्पष्ट थे। यशवंत, आज तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अचानक एक शख्स युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वह सेन परिवार का मुखिया था। सेन परिवार के मुखिया ने हथेली से आक्रमण किया। उनकी हथेली से हरी रोशनी निकली और एक अजीब सी गैस फैल गई। यह एक अत्यंत भयावह और भयंकर मार्शल कला थी, पंचविश हाथ। उसी क्षण रुद्रवंश के गुप्त सदस्यों ने शाप दिया। पहले से ही कमजोर स्थिति में रहे यशवंत को जायसवाल परिवार के स्वामी का सामना करते हुए और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब सेन परिवार के स्वामी ने भी हमला किया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वह उस हमले की चपेट में आ जाता तो भले ही वह मरता नहीं, लेकिन अपंग हो जाता। वूश! लेकिन जैसे ही सेन परिवार के बुजुर्ग अपनी योजना पर अमल करने वाले थे, सेन परिवार के मुखिया के पीछे एक दानव जैसी आकृति प्रकट हुई। उसका हाथ बिजली की तरह तेज था और मानो वह एक धारदार तलवार हो। उसने सेन परिवार के मुखिया का गला घोंट दिया। पूफ! हाथ के इशारे से खून की बौछार हुई और सेन परिवार के मुखिया का सिर हवा में उड़ गया। उनका शव जमीन पर गिरा और वे बुरी तरह से घायल होकर मर गए। इतना ही नहीं, उसका काम रुका नहीं। उसने अपना शरीर घुमाया और फिर से हमला किया। वह सीधे जायसवाल परिवार के मुखिया की ओर बढ़ा और उसी तरीके से मुखिया का सिर काटकर वह मजबूती से जमीन पर उतर गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग हमलावर को देख भी नहीं पाए और ओरिजिन क्षेत्र के दोनों स्वामी सिर कलम करके मारे जा चुके थे। उनकी मृत्यु बड़ी सरलता से हुई। जब सब कुछ समाप्त हुआ, जब सबकी निगाहें हमलावर पर टिक गईं, तो सब लोग बेहद चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से पाया कि हमलावर एक युवक था, रुद्रवंश का प्रतिभाशाली सदस्य रुद्र। रुद्र ने भीड़ के हैरान चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस भीड़ पर नजर घुमाए और ठंडे स्वर में कहा, आज मेरा रुद्रवंश इस पर्वतीय क्षेत्र को एकजुट करेगा। जो भी इसका विरोध करने की हिम्मत करेगा, मैं बिना किसी अपवाद के उसका सिर कलम कर दूंगा। टिल्ड। रुद्र के शब्द सुनते ही भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी। रुद्र के शब्दों से सब कुछ शांत हो गया। सभी ने अपनी लड़ाई रोक दी और रुद्र को खाली निगाहों से देखने लगे। उसी क्षण उन्हें चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला कि रुद्रवंश द्वारा पीढ़ियों से चले आ रहे 3 परिवारों को हराने का कारण राजीव या यशवंत नहीं थे, बल्कि यह उस मात्र 15 वर्षीय युवक के कारण था। आखिरकार राजीव की शक्ति चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, लोगों की समझ के अनुसार उसकी शक्ति अन्य 3 कुल प्रमुखों की शक्ति से बहुत कम नहीं थी।
जहां तक यशवंत की बात है, उन्होंने उसकी शक्ति पहले ही देख ली थी और वह राजीव की शक्ति से कम थी। जहां तक रुद्र की ताकत की बात है, उन्होंने इसे स्वयं देखा था। यह इतनी जबरदस्त थी कि उनके लिए इसे स्वीकार करना असंभव था। उस क्षण अधिकांश लोगों की आंखें और मुंह खुले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि वे ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि रुद्र के पास इतनी जबरदस्त शक्ति है। महज 15 साल का एक युवक इतनी आसानी से उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर मौजूद शक्तिशाली लोगों का सिर काट सकता था। ये किसी काल्पनिक कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन जब ये सब हुआ तो उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें सदमे का प्रदर्शन नहीं करना था, बल्कि एक निर्णय लेना था। मेरा चौहान परिवार रुद्रवंश के विचारों से सहमत है। आज से हम रुद्रवंश द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने और उनके आदेशों को मानने के लिए तैयार हैं। किसी ने पहल करते हुए अपना रुख स्पष्ट किया। यह एक ऐसा परिवार था जिसके रुद्रवंश के साथ पहले मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मेरा कपूर परिवार भी रुद्रवंश का साथ देने को तैयार है। इसके बाद जो शक्तियां तटस्थ रहीं, उन्होंने भी रुद्रवंश के सामने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। अंततः रुद्रवंश का विरोध करने वाले और उस पर हमला करने वाली सभी शक्तियों ने रुद्रवंश के सामने आत्मसमर्पण करना चुना। ऐसा नहीं था कि वे स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते थे, बल्कि रुद्र की असीम शक्ति के सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं था। किसी को नहीं पता था कि रुद्र वास्तव में कितना शक्तिशाली था। हालांकि उसने आसानी से ओरिजिन क्षेत्र के प्रथम स्तर के 2 लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यह एक निर्विवाद तथ्य था। उसका नीलेश स्कूल का शिष्य होना भी एक निर्विवाद तथ्य था। इसलिए सभी जानते थे कि जब तक रुद्रवंश के पास रुद्र है, तब तक पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी रुद्रवंश का विरोध नहीं कर सकता। वह युवक सचमुच बहुत ही खूंखार था। भले ही उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों के नाम सुने हों, लेकिन उन्होंने कभी किसी वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लेकिन आज उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें पता चल गया कि सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसी साधनाओं की परवाह नहीं करता जिनमें जीतना असंभव हो, फिर भी वह अपने से उच्च स्तर के व्यक्ति को आसानी से मार सकता है। जब लगभग सभी लोगों ने रुद्रवंश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो रुद्र धीरे धीरे एक ऊंचे मंच पर चढ़े, भीड़ की ओर एक नज़र घुमाए और कहा, चूंकि सभी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, इसलिए मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। आज से पर्वतीय क्षेत्र में हर निर्णय मेरे रुद्रवंश द्वारा लिया जाएगा। मुझे बस इतना ही कहना है, आज्ञा का पालन करें। मैं चाहता हूं कि आपके दिल आज्ञा माने, न कि आपकी जुबान। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कृपया सभी घुटने टेक दें। क्या इसका क्या मतलब है? रुद्र की बातें सुनकर भीड़ लगातार स्तब्ध रह गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट नहीं की? तो मैं एक बार फिर दोहराता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम सब घुटने टेक दो। अचानक रुद्र का चेहरा ठंडा पड़ गया। तीव्र घातक भावना हवा में भर गई और पूरे प्रशिक्षण मैदान को अपनी चपेट में ले लिया। वूश! उस क्षण सब लोग भय से कांप उठे। उनमें जरा भी संकोच नहीं हुआ और वे सब जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। लगभग पूरे प्रशिक्षण मैदान में केवल रुद्रवंश ही खड़ा रह गया। सभी ने अपनी निष्ठा स्वीकार की, चाहे वे रुद्रवंश के प्रति मित्रवत हों, तटस्थ हों, रुद्रवंश पर आक्रमण करने वाले हों, या फिर जयसवाल और सेन परिवार के सदस्य हों जिनके मुखिया का सिर कलम कर दिया गया था। सभी ने घुटने टेक दिए। ऐसा नहीं था कि उनमें गरिमा का अभाव था। बात यह थी कि मृत्यु के खतरे का सामना करते हुए उन्हें अपनी गरिमा का त्याग करना पड़ा। जब उन्होंने चारों ओर घुटने टेक कर बैठे लोगों की भीड़ को देखा, तो रुद्रवंश के सदस्यों ने आश्चर्य से आह भरी। विशेषकर तब जब घुटने टेकने वाले कई लोग वही थे जिन्होंने पहले उन पर हमला किया था और उन्हें जान से मारना चाहते थे। पलक झपकते ही वे उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। यशवंत रुद्र के बगल में खड़े होकर अपने 15 वर्षीय बेटे को देखते हुए बेहद असमंजस में था। उसे लगा कि रुद्र उससे कहीं अधिक परिवार के मुखिया की तरह है। नहीं, वह किसी परिवार के मुखिया नहीं थे। रुद्र का व्यवहार किसी छोटे परिवार के मुखिया जैसा नहीं था। वह सचमुच एक राजा जैसा व्यवहार कर रहे थे। रुद्रवंश काफी शक्तिशाली प्रतीत होता है। क्या आपको सच में लगता है कि पर्वतीय क्षेत्र आपके रुद्रवंश की दुनिया है? तुम सब भी बिल्कुल निकम्मे हो। एक ऐसे नन्हे बच्चे के सामने घुटने टेकते हो जिसके सिर पर बाल तक नहीं है। क्या तुम में जरा भी इज्जत बची है? लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो लोगों का एक समूह धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश कर रहा था। बोलने वाला व्यक्ति काफी सक्षम बुजुर्ग था। अंदर आने वाले लोगों के समूह को सबने पहचान लिया। ये पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक प्रभावशाली संस्था थी जिसे खूंखार बाघ सुरक्षा कार्यालय कहा जाता था। सक्षम बुजुर्ग व्यक्ति इस सुरक्षा कार्यालय का प्रबंधक था और सब उसे मैनेजर लाल सिंह कहकर बुलाते थे। प्रबंधक लाल सिंह एक विदेशी परिवार से थे। आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर की अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने अधीनस्थों को परिवारों के लिए विभिन्न सामानों की सुरक्षा करने का नेतृत्व किया और पर्वतीय क्षेत्र में कुछ जमीन हासिल की।
हालांकि रुद्रवंश की तुलना में खूंखार बाग सुरक्षा कार्यालय का स्तर अभी भी एक पायदान नीचे था। आमतौर पर वह रुद्रवंश के प्रति बेहद विनम्र रहता था, लेकिन आज उसने ये सब कहने की हिम्मत की। इससे सभी लोग बेहद हैरान रह गए। कमीने, एक मामूली बाहरी ग्रामीण ये शब्द कहने की हिम्मत करता है? लगता है तुम जीने से ऊब गए हो। बिल्कुल सही, अगर तुम रुद्रवंश की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। उसी क्षण रुद्रवंश को बोलने का मौका मिलने से पहले ही रुद्रवंश के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाली विभिन्न शक्तियां भड़क उठीं। वे उग्र रूप से खूंखार बाग सुरक्षा कार्यालय के लोगों की ओर दौड़ पड़ीं। स्वाभाविक रूप से वे रुद्रवंश से अच्छी छवि बनाना चाहते थे। आखिरकार रुद्रवंश द्वारा पर्वतीय क्षेत्र को एकजुट करने का काम पहले ही तय हो चुका था। जब तक रुद्र वहां थे, रुद्रवंश के भविष्य की संभावनाएं अनंत थीं। इस समय रुद्रवंश की चापलूसी करने का यही सबसे अच्छा मौका था। हालांकि अपनी ओर दौड़ती हुई जानलेवा भीड़ का सामना करते हुए मैनेजर लाल सिंह जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी जेब से एक कमांडिंग बैज निकाला, उसे ऊपर उठाया और फिर जोर से कहा, मेरे पास ये सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज है। कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है? क्या सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज? ये शब्द सुनकर सब लोग बेहद चौंक गए। जो लोग पहले जान से मारने की मंशा से भरे हुए थे, वे भी तुरंत रुक गए और अपनी निगाहें उस प्रभावशाली बैज पर टिका दीं। हालांकि निगाहें शायद मायने नहीं रखती थीं, फिर भी उनके चेहरे पल भर में पीले पड़ गए। उनके दिलों में एक अजीब सा डर उमड़ आया। इतना ही नहीं, अब उनका खूंखार बाग सुरक्षा कार्यालय को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी कुछ लोग पीछे हटने लगे। पर्वतीय क्षेत्र से 500 मील दूर स्वर्ण बैंगनी शहर नामक एक नगर था। यह नगर अत्यंत शक्तिशाली था और इसके 1000 मील के दायरे में फैली सारी भूमि पर इसका अधिकार था। ये पर्वतीय क्षेत्र का वास्तविक शासक था। हालांकि चूंकि यह काफी दूर था और पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अधिक संसाधन नहीं थे, इसलिए स्वर्ण बैंगनी शहर ने पहाड़ी क्षेत्र का प्रबंधन नहीं किया और यही कारण था कि कई परिवारों का वर्चस्व था। स्वर्ण बैंगनी रंग का कमान चिन्ह केवल स्वर्ण बैंगनी शहर के स्वामी के विश्वसनीय सहायकों के पास ही होता था। इस कमान चिन्ह को देखना शहर के स्वामी को देखने के समान था और सभी को घुटने टेकने पड़ते थे। सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज, ये सचमुच वही बैज है। उस बूढ़े प्रदीप को यह चीज कहाँ से मिली? सभी के चेहरे बदल गए क्योंकि सुनहरे बैंगनी रंग के कमांडिंग बैज का महत्व कम नहीं था। ये रुद्र द्वारा लाए गए नीले ड्रैगन बैनर से भी अधिक प्रभावशाली था। अंततः नीलेश स्कूल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह केवल एक ही स्कूल था। वह हर जगह की शक्तियों को रोक सकता था, लेकिन हर जगह की शक्तियों को आदेश नहीं दे सकता था। हालांकि स्वर्ण बैंगनी शहर अलग था। यद्यपि आंतरिक जानकारी और शक्ति के मामले में यह नीलेश स्कूल से कमतर था, फिर भी उस क्षेत्र में इसका वर्चस्व था। कहावत है, एक शक्तिशाली ड्रैगन जमीन पर मौजूद सांपों को नहीं दबा सकता। यही बात यहाँ भी लागू होती थी। इसके अलावा शहरों के बीच भी आपस में संबंध थे। हालांकि स्वर्ण बैंगनी शहर एक द्वितीय श्रेणी का शहर था जो अपनी भूमि पर नियंत्रण रखता था, फिर भी इसके ऊपर प्रथम श्रेणी के शहर मौजूद थे। शक्ति के मामले में ये नीलेश स्कूल से कमतर नहीं था। उच्च श्रेणी के शहरों के अलावा राजकुमारों के महल भी थे। राजकुमारों के महल की शक्ति अत्यंत विशाल थी और यह एजोर प्रांत के शीर्ष श्रेणी के विद्यालय लिंग्यून विद्यालय से भी कमतर नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजकुमार के महलों के पीछे एक विशालकाय राक्षस छिपा हुआ था। वह जियांग राजवंश था, 9 प्रांतों का अधिपति। इसका अर्थ ये भी था कि यद्यपि जियांग राजवंश ने विभिन्न शक्तियों के विकास को प्रतिबंधित नहीं किया और न ही 9 प्रांतों के क्षेत्रों की प्रत्यक्ष निगरानी की, वास्तव में शाही दरबार ने 9 प्रांतों में एक पूर्ण प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर ली थी। 9 प्रांतों की हर चीज जियांग राजवंश के नियंत्रण में थी। इससे ये स्थिति भी उत्पन्न हो गई कि स्कूल चाहे कितने भी मजबूत हो जाएं, उनकी शक्ति केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित रह जाती थी। शहर चाहे कितने भी कमजोर क्यों न हो, उन्हें शाही दरबार का समर्थन प्राप्त था। स्कूल दूसरे स्कूलों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही किसी शहर को उकसाने की हिम्मत करेंगे क्योंकि वे ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसीलिए स्वर्ण बैंगनी शहर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई परिवारों के लिए स्वर्ण बैंगनी शहर का नाम नीलेश स्कूल से भी कहीं अधिक डरावना था। स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैज का प्रभाव नीलेश बैनर से कहीं अधिक था। सुनहरे बैंगनी रंग का कमांडिंग बैज देखने के बाद भी तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? उनके भयभीत चेहरे देखकर प्रदीप भड़क उठा। उसने भीड़ की ओर इशारा किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब उनके शब्द निकले तो भीड़ सचमुच भयभीत हो गई और कई लोग चौंककर घुटनों के बल बैठ गए। विशेषकर जयसवाल और सेन परिवार, मानो उन्हें अपना उद्धारकर्ता मिल गया हो और वे अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। उस दृश्य को देखकर रुद्र ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और सब कुछ ध्यान से देखा। उसे अचानक एक कहावत समझ में आई। उसे पता चल गया कि दीवार के ऊपर की घास हवा से क्यों झुकती है, क्योंकि ठीक उसी क्षण उसके सामने लोगों का एक समूह था जो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। तुम सब घुटने क्यों नहीं टेक रहे?
क्या तुम में इस सुनहरे बैंगनी कमांडिंग बैज को अपनी आंखों में न लेने की हिम्मत है? क्या तुम में नगर स्वामी को अपनी आंखों में न लेने की हिम्मत है? ये देखकर कि बहुत से लोग घुटने नहीं टेक रहे थे, प्रदीप ने जोर से गरजते हुए कहा, देखते हैं कौन उसके सामने घुटने टेकने की हिम्मत करता है। ये देखकर रुद्र भी गुस्से से दहाड़ा। रुद्र की बातें सुनकर जो लोग पहले घुटने टेकना चाहते थे वे सचमुच दुविधा में पड़ गए। हालांकि स्वर्णिम बैंगनी नगरी बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन सम्राट पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित थे। उनके पास केवल एक नामात्र का आदेश चिन्ह था, जिसका उपयोग केवल एक निवारक के रूप में ही किया जा सकता था। उनके सामने रुद्र सबसे ताकतवर व्यक्ति था। अगर वे रुद्र को गुस्सा दिला देते तो अपने क्रोध के बल पर वह उन सभी को मार भी सकता था। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। क्या तुम स्वर्ण बैंगनी नगर के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत कर रहे हो? स्वर्ण बैंगनी कमान बैज देखकर तुम न सिर्फ घुटने नहीं टेकते, बल्कि दूसरों को धमकाने की भी हिम्मत करते हो। क्या तुम स्वर्ण बैंगनी नगर का विरोध कर रहे हो? क्या तुम जियांग राजवंश का विरोध कर रहे हो? प्रदीप ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा। उनके शब्दों में धमकी का भाव छिपा था। अगर मैं विरोध कर रहा हूं तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा? रुद्र न केवल डरा नहीं, बल्कि उसने ठंडे स्वर में जवाब भी दिया। रुद्र, पागल मत हो जाओ। उसका स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैज असली है। तुम उस पर हमला नहीं कर सकते, वरना स्वर्ण बैंगनी शहर तुम्हें माफ नहीं करेगा। रुद्र के मन में सचमुच जानलेवा इरादा देखकर यशवंत डर गया। उसने जल्दी से रुद्र की आस्तीन खींची और उसे गहरा डर था कि रुद्र प्रदीप पर हमला कर देगा। हा यशवंत, मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो। यशवंत की कमजोर मुद्रा देखकर प्रदीप जोर से हंसा और फिर जोर से बोला, मैं आपसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। अभी अभी स्वर्ण बैंगनी शहर के स्वामी को पर्वतीय क्षेत्र में स्थित काले लोहे की खान के बारे में पता चल गया है। शहर के स्वामी इस समय सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और शीघ्र ही यहाँ पहुँच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही इस स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो अब से इस पर्वतीय क्षेत्र में स्वर्णिम बैंगनी शहर का व्यक्तिगत प्रबंधन होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे शहर के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रबंधक नियुक्त किया गया है। रुद्रवंश ने काले लोहे की खान की खोज करके बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए भविष्य में भी काले लोहे की खान से अयस्क निकालने का काम रुद्रवंश ही करेगा। हालांकि निकाले गए सभी अयस्क स्वर्ण बैंगनी शहर को सौंपने होंगे। गबन की अनुमति नहीं है, अन्यथा बिना किसी अपवाद के सिर कलम करने की सजा दी जाएगी। प्रदीप के शब्दों से सब कुछ स्पष्ट हो गया। फिलहाल स्वर्ण बैंगनी शहर की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसका मतलब था कि रुद्र और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए, वरना रुद्रवंश मौत से नहीं बच पाएगा। स्वर्ण बैंगनी शहर के आने का कारण काला लोहा खदान था। स्वर्ण बैंगनी शहर को इस खदान की खबर कैसे मिली, ये समझना मुश्किल नहीं था। इसका जवाब प्रदीप के हाथों में मौजूद स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैज को देखकर ही मिल गया। निसंदेह ये वही बूढ़ा व्यक्ति रहा होगा जिसने स्वर्ण बैंगनी नगरी को ये खबर दी होगी, और स्वर्ण बैंगनी नगरी के स्वामी ने ये सोचकर कि उसने ये रहस्य बताकर एक नेक काम किया है, उसे इनाम दिया। स्वर्ण बैंगनी कमान का बैज और प्रबंधक का पद इसका प्रमाण है। ये बूढ़ा कमीना। हालांकि रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पहाड़ी इलाके में ऐसा धूर्त बूढ़ा भी हो सकता है। लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। रुद्र अब भी समझदार था और इस समय वह प्रदीप पर हमला करने के बजाय चुपचाप इंतजार कर सकता था। स्वर्ण बैंगनी शहर की सेना के आने तक इंतजार करना और फिर कोई फैसला लेना उसके लिए सबसे सही था। जैसा कि प्रदीप ने कहा था, लीनिंग माउंटेन टाउन से दर्जनों मील दूर बख्तरबंद हथियारों से लैस और संगठित पुरुषों और घोड़ों का एक समूह निकट आ रहा था। सैनिकों के उस विशाल समूह में लगभग 1000 लोग थे। उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। सबसे कमजोर सैनिक भी आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, और घोड़ों पर सवार सभी लोग उत्पत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। नेतृत्व करने वाले सैनिक में असाधारण शक्ति थी। वह अधेड़ उम्र का एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसने कवच नहीं पहना था और केवल एक चौड़ा और ढीला चोगा ओढ़ा हुआ था। चोगा बैंगनी रंग का था और उस पर ड्रैगन और फीनिक्स पक्षी बने हुए थे। सोने से सिले होने के कारण वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। साधारण पोशाक के अलावा उनका चेहरा भी उतना ही जटिल था। उनके शरीर से एक विशेष आभा निकलती थी जो उनके आसपास के लोगों में नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनकी शक्ति। वे उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे। एक और कदम बढ़ाते ही वे गहन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। वे स्वर्णिम बैंगनी नगर के स्वामी चंद्र थे। हाल ही में स्वर्ण बैंगनी शहर में संसाधनों की कमी थी और चंद्र करों को लेकर चिंतित थे। लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि पहाड़ी क्षेत्र में एक लोहे की खान मिली है। इससे वे बेहद खुश हो गए। अपनी खुशी में उन्होंने न केवल उस व्यक्ति को स्वर्ण बैंगनी कमान बैज से सम्मानित किया, बल्कि अपने आदमियों को स्वयं झुका हुआ पहाड़ी शहर दिखाने के लिए ले गए।
उस समय वह एक हल्की धुन गुनगुना रहा था और अपने अधीनस्थों से बातचीत कर रहा था। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ और उनका रास्ता रोक दिया। लीनिंग माउंटेन टाउन में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था और तनाव चरम पर था। दूर से ही धूल उड़ती हुई सबको दिखाई दे रही थी। युद्ध के घोड़ों की गर्जना सुनाई दे रही थी। स्वर्णिम बैंगनी शहर की सेना आ चुकी थी। जल्दी करो, मेरे साथ आओ और नगर प्रमुख का स्वागत करो, प्रदीप ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और तेजी से नगर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को पर्वतीय क्षेत्र का प्रबंधक समझ बैठा हो। ये देखकर प्रशिक्षण मैदान में मौजूद भीड़ ने अभद्रता करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उनके पीछे पीछे चलने लगे। अगर पहले उनके मन में प्रदीप के प्रति कोई संदेह था भी, तो स्वर्ण बैंगनी शहर की सेना को देखकर उनका सारा संदेह धुएं की तरह गायब हो गया और उन्होंने उनकी कही बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। लोगों की भारी भीड़ को उमड़ते देख हालांकि रुद्र ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए शहर के प्रवेश द्वार तक गया और स्वर्णिम बैंगनी शहर के स्वामी का स्वागत किया। हालांकि मन ही मन उसने स्वर्ण बैंगनी नगरी को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी, फिर भी पूर्ण सत्ता प्राप्त करने से पहले उसके पास अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम वह बिना किसी कारण के उसे नाराज तो नहीं कर सकता था। रुद्र, तुम्हारे रुद्रवंश ने स्वर्णिम बैंगनी कमांडिंग बैज देखने के बाद भी घुटने नहीं टेके। मैं इसकी सूचना नगर प्रमुख को दूंगा। नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर प्रदीप ने रुद्र से ठंडे लहजे में यह बात कही। जो चाहो करो। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा और अपनी सफलता का आनंद ले रहे उस छोटे से व्यक्ति पर समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी दर्द सहना पड़ेगा, प्रदीप ने भी ठंडी सी आवाज में कहा और उसके होठों के कोने पर मौजूद ठंडी मुस्कान और भी गहरी हो गई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। असंख्य लोगों की निगाहों के बीच गड़गड़ाहट की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती गई। देखते ही देखते धूल के गुबार में उन्हें सुनहरे बैंगनी शहर की सेना की आकृतियां दिखाई देने लगीं। कवचधारी संगठित सुनहरे बैंगनी रंग की सेना को देखकर लगभग सभी लोग उसकी भव्यता से चकित रह गए। उस क्षण रुद्रवंश से मतभेद रखने वाले लोग मन ही मन प्रसन्न हो उठे। उन्हें लगा कि रुद्रवंश पर एक और विपत्ति आने वाली है। रुद्र के अहंकारी स्वभाव और रुद्र के सामने आने वाली स्थिति के बारे में सोचकर उनकी उत्तेजना का अंदाजा लगाना मुश्किल है। भीड़ की तनावपूर्ण निगाहों के बीच चंद्र के नेतृत्व में स्वर्ण बैंगनी शहर की सेना भव्यता से लीनिंग माउंटेन टाउन के प्रवेश द्वार पर पहुंची। हम नगर स्वामी को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। ये देखकर प्रदीप तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और उसी समय वहां मौजूद कई लोग भी घुटनों के बल बैठ गए। यहां तक कि रुद्रवंश भी घुटनों के बल बैठ गया। स्वर्ण बैंगनी नगरी पर सबसे अधिक नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के सामने वे किसी भी प्रकार से अनादर करने का साहस नहीं कर रहे थे। हालांकि रुद्र फिर भी खड़े हो गए। बेशर्म रुद्र, नगर स्वामी के सामने घुटने टेक दो, प्रदीप ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए गरज कर कहा। पुरुषों के घुटनों पर सोना रखा होता है। माता पिता और जिनके मैं ऋणी हूं, उनके अलावा मैं रुद्र स्वर्ग के सामने भी नहीं झुकता, तो मैं दूसरों के सामने क्यों झुकूं? रुद्र के शब्द चंद्र के लिए थे। उसकी निगाहों में डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि वे बेहद ईमानदार थीं क्योंकि वे उसके दिल से निकले शब्द थे। माता पिता और जिनके वह ऋणी थे, उनके अलावा चाहे उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, वह किसी के सामने नहीं झुकेगा। यह उसकी गरिमा से जुड़ा था। मनुष्यों के लिए भले ही वे झुक जाएं, एक सीमा तो होती ही है। रुद्र की सीमा ये थी कि चाहे उसे पीटा जाए या अपमानित किया जाए, वह ठीक रहेगा। हालांकि अगर उसे पीट पीट कर मार भी डाला जाए तो भी वह दूसरों के सामने नहीं झुकेगा। जब रुद्र के शब्द सामने आए तो यशवंत और बाकी लोग भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि रुद्र चंद्र को क्रोधित कर देगा। प्रदीप और बाकी लोग बेहद खुश थे। हालांकि वे जानते थे कि रुद्र साहसी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना साहसी होगा। वह चंद्र को सीधे सीधे उकसा रहा था और यह मानो भीड़ के सामने उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। हालांकि जब भीड़ ये देखने के लिए उत्सुक थी कि चंद्र किस तरह रुद्र का ख्याल रखेगी, तो चंद्र ने केवल हल्की सी मुस्कान बिखेरी, घोड़े से उतरी और रुद्र की ओर चल पड़ी। उसी समय उसके पीछे मौजूद कई अधिकारी भी अपने घोड़ों से कूद गए, चंद्र के पीछे पीछे रुद्र की ओर चल पड़े। तुम रुद्र हो? रुद्र को निहारते हुए चंद्र मुस्कुराया। उसकी निगाहों में थोड़ी सी प्रशंसा भी झलक रही थी। वो मैं ही हूँ, रुद्र ने न तो विनम्रता से और न ही गर्व से कहा। कितना वीर युवक है, इतनी कम उम्र में इतना शानदार व्यक्तित्व, ये सचमुच बहुत कम देखने को मिलता है। रुद्र के इस रवैये को देखकर चंद्र को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और फिर रुद्रवंश की ओर देखते हुए बोला, रुद्र के पिता कौन हैं? मैं रुद्र का पिता हूँ। ये लड़का अभी छोटा है, इसलिए उसकी बातें थोड़ी अटपटी हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि उसे माफ कर दिया जाएगा। यशवंत को लगा कि चंद्र रुद्र को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने जल्दी से रुद्र के लिए विनती की। अरे, इस तरह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसा पुत्र होना आपका सौभाग्य है और यह मेरे स्वर्णिम बैंगनी नगर का भी सौभाग्य है। ये व्यक्ति अवश्य ही सुविकसित होगा। आपके रुद्रवंश ने काले लोहे की खान की खोज करके एक अच्छा कार्य किया है। इसलिए मैं आपके पुत्र रुद्र को 1000 आध्यात्मिक मन के प्रदान करता हूं ताकि उसकी साधना एक कदम और आगे बढ़ सके और वह नीलेश कुल में मेरे स्वर्णिम बैंगनी शहर की महिमा के लिए युद्ध कर सके। जहां तक काले लोहे की खान का सवाल है, उसे निकालने की जिम्मेदारी आपके रुद्रवंश की है। निकाले गए लोहे का कोई भी हिस्सा मेरे स्वर्ण बैंगनी शहर को सौंपना अनिवार्य नहीं है। ये सब आपके रुद्रवंश का है। इसके अलावा आज से इस पर्वतीय क्षेत्र का प्रबंधन रुद्रवंश करेगा। जो भी रुद्रवंश के आदेशों का उल्लंघन करने का साहस करेगा, उसका अर्थ है कि वह मेरी चंद्र की बात नहीं मान रहा है। मैं बिना किसी दया के उसे उचित दंड दूंगा। चंद्र की आवाज बेहद स्पष्ट थी और चारों ओर फैली खामोशी के बावजूद उनके शब्द भीड़ के कानों में स्पष्ट रूप से अंकित हो गए थे। उस क्षण स्वर्णिम बैंगनी शहर के लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग अपनी आंखें और मुंह खोलकर हैरान रह गए। प्रदीप और रुद्रवंश को अपमानित करने की चाह रखने वालों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि यशवंत और उनका अपना परिवार भी इस स्थिति को अवर्णनीय समझ रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये कैसी स्थिति थी? स्वर्ण बैंगनी नगरी के स्वामी ने रुद्र के रवैये के कारण रुद्रवंश को दंडित ही नहीं किया, बल्कि उसे 1000 आध्यात्मिक मन के भी इनाम में दिए। 1000 आध्यात्मिक मन के। इतना ही नहीं, उन्होंने काले लोहे की खान भी रुद्रवंश को सौंप दी। काले लोहे की खान का मूल्य 1000 आध्यात्मिक मोतियों से कहीं अधिक था। यदि इसका पूरा खनन कर लिया जाए तो इसकी कीमत निश्चित रूप से हजारों आध्यात्मिक मोतियों के बराबर होगी। यह अतुलनीय संपत्ति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने रुद्रवंश को पर्वतीय क्षेत्र का प्रबंधन सौंप दिया। यह क्या था? यदि रुद्रवंश प्रबंधन कर रहा था तो प्रदीप क्या कर रहा था? महोदय, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र का प्रबंधन मेरे खूंखार बाघ सुरक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा? दरअसल उस समय प्रदीप घुटनों के बल नहीं बैठ सके और जल्दी से उठ खड़े हुए, डर से कांपते हुए चंद्र के सामने गए। उन्होंने विनम्र और धीमी आवाज में धीरे से पूछा। ये सुनकर चंद्र के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया और उसने प्रदीप को अत्यंत कठोर निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है और तुम मेरी सेवा करने के योग्य नहीं हो। कोई इस व्यक्ति से उसका स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैच छीन ले और उसका सिर कलम कर दे। चंद्र के आदेश पर 2 अधिकारी आक्रामक रूप से आगे बढ़े और प्रदीप को भीड़ से दूर खींच ले गए। नगर स्वामी, दया करो। नगर स्वामी, दया करो। इससे प्रदीप डर से कांप उठा। हालांकि उसने चाहे कितनी भी मिन्नतें की, चाहे चंद्र हो या दोनों अधिकारी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब दोनों अधिकारी उसे घसीटकर एक सुनसान मैदान में ले गए तो उनमें से एक ने अपनी कमर से एक ब्लेड निकाला, उसे ऊपर उठाया और एक जोरदार आवाज के साथ प्रदीप का सिर जमीन पर गिर गया। हुटिल्ड। उस दृश्य ने भीड़ को भयभीत कर दिया। लगभग सभी के चेहरे पर सदमे के भाव थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। महामहिम, प्रदीप का सिर काटने के बाद एक अधिकारी ने सुनहरे बैंगनी रंग का कमांडिंग बैच चंद्र के हाथों में थमा दिया। चंद्र ने कमांडिंग बैच स्वीकार करते हुए मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा, रुद्र, क्या तुमने सिंदूरी पक्षी नगर के बारे में सुना है? रुद्र बस खाली निगाहों से देखता रह गया। उसके अनुभव सीमित थे, इसलिए उसने कभी सिंदूरी पक्षी नगर के बारे में नहीं सुना था। ये देखकर चंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ धैर्यपूर्वक समझाया, रुद्र, मुझे लगता है कि आप जानते होंगे कि हमारे 9 प्रांतों पर जियांग राजवंश का शासन है। बेहतर शासन के लिए जियांग राजवंश ने 9 प्रांतों के प्रबंधन के लिए 9 राजकुमारों के महलों को नियुक्त किया था। नीले प्रांत पर शासन करने वाला किलिन राजकुमार महल है। किलिन राजकुमार के महल के संबंध में नीले प्रांत के प्रबंधन में अधिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे नीले प्रांत में 8 प्रथम श्रेणी के शहर और 160 द्वितीय श्रेणी के शहर चुने गए थे। उन्होंने पूरे नीले प्रांत को इस प्रकार घेरा जैसे वे जाल बिछा रहे हों। इन शहरों को विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त था। मेरा स्वर्णिम बैंगनी शहर एक द्वितीय श्रेणी का शहर है। मेरे स्वर्णिम बैंगनी शहर का प्रबंधन किलिन राजकुमार हवेली नहीं करती। ये प्रथम श्रेणी का शहर है, सिंदूरी पक्षी नगर। चंद्र की बातें सुनने के बाद रुद्र को एजियोर प्रांत में मौजूद विभिन्न शक्तियों के बारे में पूरी तरह से नई समझ प्राप्त हुई। रुद्र हमेशा से यह मानता था कि जियांग राजवंश 9 प्रांतों का अधिपति था और विभिन्न संप्रदाय अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। वह तो यहाँ तक सोचता था कि नीले प्रांत में लिन्युन संप्रदाय का ही आदेश चलता था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि यह बात बिल्कुल गलत थी। ये कहा जा सकता है कि जियांग राजवंश की प्रबंधन प्रणाली के वर्गीकरण के कारण उसकी पद्धतियां अत्यंत कुशल थीं। यद्यपि इससे विभिन्न विधाओं के विकास में कोई बाधा नहीं आई, फिर भी उसने वास्तव में 9 प्रांतों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। यदि नीले प्रांत को 8 खंडों में विभाजित किया जाए तो इस खंड के शहरों में सर्वोच्च पर्यवेक्षक सिंदूरी पक्षी नगर होगा। 10 दिनों के भीतर सिंदूरी पक्षी नगर एक नई उत्कृष्टता सभा का आयोजन करेगा। ये तथाकथित नई उत्कृष्टता सभा युवा पीढ़ी के बीच कौशल की तुलना है।
हालांकि इसमें उम्र की सीमा है और केवल 18 वर्ष से कम आयु के लोग ही शामिल हो सकते हैं। यद्यपि आप अभी युवा हैं, फिर भी आपको युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट व्यक्तियों में गिना जा सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे स्वर्णिम बैंगनी शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए इस वर्ष के नव उत्कृष्टता सम्मेलन में भाग लें। चंद्र ने आगे कहा, इस सभा में शामिल होने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? रुद्र ने पूछा, अगर आप सिर्फ शामिल होते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 5000 आध्यात्मिक मनकों का पुरस्कार मिलेगा। चंद्र ने समझाया, ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा। रुद्र ने सिर हिलाया। 5000 आध्यात्मिक मोतियों का लालच उसे बहुत सजग कर रहा था। तो फिर ये तय हो गया, मैं तुम्हें स्वर्ण बैंगनी रंग का कमांडिंग बैज देता हूँ। इसके साथ तुम मेरे स्वर्ण बैंगनी शहर में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हो। 5 दिन बाद मुझसे मिलना और मैं तुम्हें सिंदूरी पक्षी नगर ले जाने के लिए लोगों को भेजूंगा। चंद्र ने रुद्र को स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैज सौंपने के बाद अपनी 1000 सैनिकों की सेना लेकर प्रस्थान किया। जो लोग पीछे रह गए वे थे जो पहले के सदमे से उबर नहीं पाए थे। अपने बाएं हाथ में लगे कमांडिंग बैज और दाएं हाथ में रखी ट्रे में मौजूद 1000 आध्यात्मिक मोतियों को देखकर रुद्र थोड़ा भौहें सिकोड़ बैठा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद भी जब उसे जवाब नहीं मिला तो रुद्र ने आगे बोलना बंद कर दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद कमान का बैज उठाया और भीड़ से कहा, क्या कोई और भी है जो मेरे रुद्रवंश की आज्ञा मानने से इनकार करता है? हम रुद्रवंश का अनुसरण करने को तैयार हैं और हम वफादार और समर्पित रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। रुद्र के बोलते ही आसपास के सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। जोरदार आवाज के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा की। यदि यह कहा जाता कि उन्होंने पहले रुद्र के प्रति अपनी निष्ठा उसकी शक्ति के कारण प्रकट की थी, तो अब उन्हें उसकी पृष्ठभूमि के कारण ही निष्ठा प्रकट करनी पड़ रही है। स्वर्ण बैंगनी नगर के स्वामी का समर्थन प्राप्त होने के कारण वे रुद्र को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे आपकी आज्ञा मानने के लिए आपके शब्दों की नहीं, आपके दिलों की जरूरत है। मैं, रुद्र, अपने आसपास के उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो वफादार नहीं हैं। इसलिए जो लोग मेरे रुद्रवंश के प्रति समर्पित होना चाहते हैं उन्हें कुछ न कुछ करना होगा। खूंखार बाग सुरक्षा कार्यालय के सभी लोगों, जितेंद्र सिंह, माहेश्वरी, वाघेला, जयसवाल और सेन परिवार के सभी सदस्यों को मार डालो। हुटिल्ड। जब रुद्र के शब्द सामने आए तो भीड़ बेहद हैरान रह गई। यहाँ तक कि रुद्रवंश के सदस्य भी गहरे सदमे में थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जयसवाल और सेन परिवार को आत्मसमर्पण कराने के बाद वह उन सभी का सफाया कर देगा। चीजों को संभालने का वह तरीका वाकई निर्मम था। ऐसा करना तो कई वयस्क भी नहीं कर पाते थे, लेकिन ये बात मात्र 15 वर्षीय रुद्र ने कही। उसके बाद ये सदमा कुछ ही समय तक रहा। देखते ही देखते जयसवाल परिवार, सेन परिवार और खूंखार बाग सुरक्षा कार्यालय के लोगों पर हमला शुरू हो गया। अपनी वफादारी दिखाने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। रुद्र के नेतृत्व में भले ही खूंखार बाग सुरक्षा कार्यालय, जयसवाल परिवार और सेन परिवार ने प्रतिरोध किया, लेकिन बहुत जल्द ही वे सब मारे गए। लीनिंग माउंटेन टाउन में आए उन परिवारों के सभी शक्तिशाली लोग मारे गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन लोगों को खत्म करने के बाद रुद्र ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समूहों में बांट दिया। फिर उसने उन्हें खूंखार बाग सुरक्षा कार्यालय, जितेंद्र सिंह के परिवार, वाघेला परिवार, माहेश्वरी परिवार, जयसवाल परिवार और सेन परिवार की ओर भेज दिया ताकि पहाड़ी क्षेत्र में उनके सारे संबंध पूरी तरह से मिटा दिए जाएं। जब रुद्र स्वयं नरसंहार का निर्देशन कर रहा था, तब चंद्र अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए स्वर्णिम बैंगनी शहर लौट रहा था। महोदय, क्या काला लोहा खदान सचमुच पूरी तरह से रुद्रवंश को दे दी जाएगी? इस साल सिंदूरी पक्षी नगर को दिए जाने वाले हमारे करों का क्या होगा? एक अधिकारी ने चिंता से पूछा। मैं और क्या कर सकता था? उस व्यक्ति के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर इस साल सिंदूरी पक्षी नगर का टैक्स नहीं दिया गया तो ज्यादा से ज्यादा मुझे सजा मिलेगी, लेकिन अगर वह व्यक्ति नाराज हो गया और अपने पिता के सामने कुछ अपशब्द कह दिए तो शायद मेरी जान भी जा सकती है। उस मुद्दे का जिक्र होते ही चंद्र के चेहरे पर बेबसी के भाव आ गए। आज सुबह की घटना को याद करके उसे अब भी थोड़ा डर सता रहा था। Warning, a new power is emerging in the world of cultivation. Are you ready? धन्यवाद आप सभी का। आगे की कहानी सुनने के लिए आरजे नॉवेल यूट्यूब चैनल को